हेलो सर। तभी सीखने जा रहे हैं हम लोग रेडिएशन फोर्स। ठीक है। तो ये है। इसको बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। जैसे कोई सरफेस है, इस पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट इस सरफेस पे फोर्स लगाती है। जब फोर्स लगाती है उसी को बोलते हैं रेडिएशन फोर्स। और उस फोर्स से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। ठीक है। सपोज करो ये जो लाइट पड़ रही है, और इसे हम जानते हैं कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वो फोटान से मिल बना हुआ है। और हर फोटान के पास मोमेंटम होता है। वो फोटान मोमेंटम ट्रांसफर करता है। जब वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो ऑफ कोर्स फोर्स ट्रांसफर करेगा। तो मान लो ये लाइट है जिसका फोटान का वेवलेंथ है लैम्डा के बराबर। तो ये सिंगल फोटान इस सरफेस पे जो फोर्स लगाता है, जो मोमेंटम ट्रांसफर करता है, दैट मोमेंटम इज एच अपॉन लैम्डा। इसी को आप लिख सकते हैं ई बाई सी। ई बाई सी कैसे देखिए। ई के जब लिखे ना एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच अपॉन लैम्डा बन जाएगा। फोटान की एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, लिखेंगे, लिखो इस लाइन को। और फोटान कैरी मोमेंटम which is equal to h upon lambda, where lambda is wavelength of photon, and whole is equal to E by C, where E is energy of one photon, E is energy of one photon, and C is the speed of light. सब एम के सिस्टम में लिखेंगे। ठीक। ओके। देखिए, तो ये तो मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। अब हम टाइप ऑफ कोलिजन की बात करेंगे। उसके पहले कुछ चीजें हम बता दें, मैं बता दूं। ये जब भी किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है, एनर्जी इंसिडेंट होती है। जब भी किसी सरफेस पे एनर्जी इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ पार्ट इस सरफेस से बाहर भी आ जाता है। जैसे इस तरह का सरफेस है, इस पे अगर लाइट पड़ रही है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। ये इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट। तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होकर बाहर आ जाता है, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। तो एनर्जी के बेसिस पे हम कुछ पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, जैसे एब्जॉर्बिटी, या एब्जॉर्बिंग पावर, या एब्जॉर्बिंग पावर। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्बिंग पावर स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सरफेस डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट। तो आप अलग से रखेंगे, एब्जॉर्बिंग पावर या एब्जॉर्बिटी ऑफ अ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए एंड दैट इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा था। हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। और एक और, चूंकि
एनर्जी इंसिडेंट का ही एक पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब है, तो ए की वैल्यू हो चाहे आर की वैल्यू हो, ये हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एब्जॉर्बिंग होगी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी की बात करेंगे। ट्रांसमिटिविटी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज एनर्जी ट्रांसमिटेड, एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, और अगर इनमें सबको जोड़ दूं तो ए प्लस आर प्लस टी की जो वैल्यू आएगी दिस इज 1, क्योंकि जब सबको जोड़ दोगे तो एनर्जी इंसिडेंट कॉमन आ जाएगा नीचे से, एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रिफ्लेक्ट प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड, तीनों को सम करोगे तो जो इंसिडेंट एनर्जी है उसी के बराबर पहुंच जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसको डील करेंगे और उससे सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे केस 1, इसकी स्टडी कर रहा हूं, एंड दिस इज, मैं एक नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस विथ एब्जॉर्बिटी 1, एक स्पेशल केस डील कर रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस विथ एब्जॉर्बिटी 1। तो यहां पे मैं एक सरफेस बना दूं, और इस पे लाइट रे जैसे पड़ रही है, और ये जो सरफेस है दैट एरिया इज कैपिटल ए। ठीक है, एब्जॉर्बिटी 1, ठीक है। अब मुझे फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? मान लो इस लाइट जो पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, लाइट की इंटेंसिटी आई है, और जितना एरिया पड़ रहा है दैट एरिया इज कैपिटल ए, और लाइट की स्पीड सी है, और वेवलेंथ भी लैम्डा मान लीजिए। बाद में समझ में जाएगा कि किसकी जरूरत है किसकी नहीं। लाइट की स्पीड सी है, वेवलेंथ में लैम्डा मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक सरफेस है जिसका एरिया ए के बराबर है, उस पूरे एरिया पे चारों तरफ लाइट पड़ रही है जिसकी इंटेंसिटी आई है, लाइट की स्पीड सी है, और वेवलेंथ लैम्डा है, और इस सरफेस की एब्जॉर्बिटी 1 है। एब्जॉर्बिटी 1 का मतलब है कि पूरी पूरी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए ये लाइट इस सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है और उससे प्रेशर कितना डेवलप होगा। तो चलो, मैंने कहा कि ठीक है, जो भी लाइट इसे पड़ रही है पूरे सरफेस पे पड़ रही है, तो एक फोटॉन के पास कितना वेवलेंथ है, मोमेंटम है, एच अपॉन लैम्डा क्रॉस मोमेंटम है, तो मैं वो पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब एक फोटॉन टक्कर के टाइम पे एच अपॉन लैम्डा मोमेंटम ट्रांसफर कर दे रहा है और एब्जॉर्ब हो जा रहा है उसके अंदर। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि एक सेकेंड में कितने फोटॉन टकरा रहे हैं, एक सेकेंड में कितने फोटॉन टकरा रहे हैं, अगर ये मैं पता कर लूं तो मैं ये जान जाऊंगा कि एक सेकेंड में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं यहां पर लिखूं कि मोमेंटम ट्रांसफर बाई 1 फोटॉन, मोमेंटम ट्रांसफर बाई 1 फोटॉन इज एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा, और नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइक पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइक पर सेकेंड
ये मान लो कैपिटल एन के बराबर है, तो मैं पूछूं कि 1 सेकंड में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होगा। अगर मैं 1 सेकंड में कैपिटल एन फोटॉन टकरा रहे हैं और एक फोटॉन के पास एच अपॉन लैम्डा मोमेंटम है, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो गया सरफेस को 1 सेकंड में? तो एन एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर इन 1 सेकंड इट इज dp by dt, इट इज n h अपॉन लैम्डा। और ये जो dp by dt है यही बेसिकली क्या है, अप्लाइड फोर्स है। बस मेरा दिमाग काम कर रहा है कि n कहीं से निकल जाए ना तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि n इनके टर्म में लाना पड़ेगा। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 सेकंड। अच्छा, अगर मैं इस पूरे लाइट की एनर्जी पता कर लूं कि कितनी एनर्जी इस सरफेस पे टकरा रहा है पर सेकंड, कितनी एनर्जी सरफेस पे टकरा रहा है, तो पावर होगा। तब पावर जो होगा इस लाइट की वो होती है I इंटू ए, इंटेंसिटी को एरिया मल्टीप्लाई करना, इंटेंसिटी को परपेंडिकुलर एरिया, ये जो लाइट पड़ रही है लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगा। इंटेंसिटी इंटू एरिया से पावर आ जाएगा। अब पावर क्या होता है, पावर होता है 1 सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, इंटेंसिटी इंटू एरिया इज पावर। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, तो एरिया मल्टीप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई कर दिया तो कट गया एरिया से एरिया, आ गया इन एनर्जी पर सेकंड। तो यहाँ पे I इंटू ए, और ए परपेंडिकुलर तो यहाँ पे यही है क्योंकि पूरा पूरा 90 पे ही टकरा रहा है, पूरा पूरा 90 पे ही टकरा रहा है, तो इसको मैं लिखना I इंटू ए, लिख दिया। अच्छा, ये पावर है पर सेकेंड। अच्छा, इसको अगर मैं लिख लूं इस तरीके से तो ये क्या है, एनर्जी स्ट्राइक ऑन सरफेस पर सेकेंड। उसको अगर मैं लिख लूं एन एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये एच सी अपॉन लैम्डा एक फोटॉन की एनर्जी है और ये एनर्जी है टोटल जो टकरा रही है, तो कोई ये एन क्या आएगा, यही एन बेसिकली एन होगा, ये एन और ये एन एकदम सेम होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज एन एच सी अपॉन लैम्डा, तो नंबर ऑफ फोटॉन होते हैं। तो अगर कोई पूछे पावर क्या होगा, तो जो पावर होगा वो होगा नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड dn बाई dt, ये dn बाई dt इंटू एच सी अपॉन लैम्डा बनेगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। तो अगर मैं इसके यहां से हटा दूं तो I इंटू ए को एन एच सी अपॉन लैम्डा कर दिया, तो इससे जो n आएगा दिस इज आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, इसको उठा के मैंने यहां पर रख दिया, तो ये कितना आ गया, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू कितना लिखा था मैंने, यहां से n कितना आएगा, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, फिर इस n जब लिखा आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, फिर एच सी अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा है ना, एच अपॉन लैम्डा। देखो मैं यहाँ पे क्या है, इस n की जगह पे मैंने इसको रखा आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, फिर एच अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, एच से एच, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, ये बनेगा आई ए अपॉन सी। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया जो इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, आई ए अपॉन सी। तो अब इस पूरे टर्म्स को हम लिख ले रहे हैं अलग से, इस फॉर्मूले को भी, ठीक है, और कुछ चीजें समझा दूंगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, बेसिकली एक फोटॉन ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, फिर क्या किया, ये पता करने की कोशिश करेगी कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितने हैं, वो पावर के साथ पता चलेगा, फिर उसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा। ये तो किया है, और एक अलग से भी फॉर्मूला याद रखा जाता है, तो मैं इसको अलग से याद कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स इन्वॉल्व, ये जनरल लाइन है। सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर बाई वन फोटॉन, बाई वन फोटॉन। इसके बाद क्या करेंगे, फाइंड पावर, ये आएगा एच अपन लैम्डा, फाइंड पावर, एंड पावर किससे आएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया से आएगा, परपेंडिकुलर एरिया इंपॉर्टेंट है। थर्ड, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, इसको चाहो तो मैं भी लिख सकते हो डी एन बाई डी टी, डी स्मॉल एन लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, डी स्मॉल एन बाई डी टी। फिर मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड,
ट्रांसफर पर सेकेंड एंड दिस इज डीपी बाई डी टी, और यही अप्लाइड फोर्स होगा एंड दैट इज dn बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई एच एन लैम्बडा, बस। और ये क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, स्टेप इन्वॉल्व। ठीक है, अब ये तो स्टेप्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक जो स्पेशल केस है, जो ऑब्जेक्टिव 1 का स्पेशल केस है, अक्सर ये पूछता है, उसको अलग से भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशल केस है केस 1 कि नॉर्मल इंसिडेंस थीटा इज 90 डिग्री एंड अब इसको थीटा इज 90 डिग्री ना लिख के नॉर्मली लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल इंसिडेंस विथ एब्जॉर्बिटी 1, तो इसको हम डायग्राम बना के इसको अलग से दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग फोर्स दिखाएंगे, आई ए परपेंडिकुलर अपॉन सी, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। इस केस के अंदर स्पेशल केस है, आई ए परपेंडिकुलर सी ऑलवेज वैलिड है। नॉर्मल इंसिडेंस विथ ऑब्जर्विटी 1, तो किसी सरफेस पे लाइट अगर नॉर्मली पड़ रही है तो पीछे फोर्स, तो आंसर आई ए परपेंडिकुलर अपॉन सी। ऊपर के स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। हाँ, और वो मोस्ट जनरल है, तो खैर स्टेप अगर याद रहेगा तो कैसे चीजें हो रही है ये बेसिक समझ में आ जाएगा। अब इसे बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ फाइंड्स फोर्स अप्लाइड बाय लाइट ऑन स्फीयर, इस स्फीयर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो एक स्फीयर इस तरीके से, इधर से लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट इस स्फीयर पे कितना फोर्स लगा रही होगी। तो इसमें बेसिक ये है कि इसमें एब्जॉर्बिटी तो मैंने दिया नहीं है, लेकिन अगर एब्जॉर्बिटी 1 मानते हो तब इस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। सीधे फॉर्मूला लगाएं, इंटेंसिटी आई और ए परपेंडिकुलर, लाइट के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन एरिया की बात होगी, तब लाइट जैसे आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन एरिया कितना है। तो ये स्फीयर है ना, इस स्फीयर का जो प्रोजेक्शन एरिया तुम दिखाओगे वो यही वाला था, ये वाला प्रोजेक्शन एरिया बनेगा, ये जो यहां से भी आएगा और इसी के सामने यहाँ पाएगा, एकदम इसी के सामने यहाँ दिखाएंगे। ये जो एरिया है ना, ये होता है प्रोजेक्शन एरिया। ये जो एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, दिस वन इज द प्रोजेक्शन एरिया, इस पूरे का प्रोजेक्शन एरिया। अगर ये स्फीयर है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये बनेगा। लाइट के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया होता है, लाइट जैसा आ रही है इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया, ये निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, आई ए और ये परपेंडिकुलर क्या आएगा, तब इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर है, तो इस सरफेस का जो एरिया आएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आई ए अपॉन सी, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय लाइट ऑन दिस स्फीयर। तो इसमें कोई डाउट है क्या, ये समझ में? ओके, तो इतना बन गया। अच्छा, हम ये पाते हैं ना, अभी मैं तुम्हें प्रूफ करवाऊंगा कि ये जो फॉर्मूला आता है आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, ये सिर्फ एब्जॉर्बिटी 1 के लिए नहीं आता है, ये ऑब्जर्विटी की किसी भी वैल्यू के लिए आता है, बशर्ते ट्रांसमिटिविटी 0 होनी चाहिए। जो लाइट आ रही है वो बाहर ना निकले, टकरा के या तो रिफ्लेक्ट हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम पाते हैं कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, मैं प्रूफ करवा दूंगा, वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड आर एज ए प्लस आर बराबर 1। मतलब जहां पे एब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टिव का सम 1 हो जाता है, तो उस केसेस में ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, बट ऑन स्फीयर पे वैलिड है, बाकी कहीं नहीं, सिर्फ स्फीयर पे। इन स्फीयर ओनली, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सिर्फ स्फीयर पे वैलिड है। इंपॉर्टेंट ये इंटीग्रेशन से मैं प्रूफ करा सकता हूँ, करेंगे भी।
अब एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या है कि एक कोन है, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, कुछ भी हो सकता है, बट एक कोन है। उस कोन पे लाइट रेस इधर से आ रही है, इंटेंसिटी आई की और स्पीड सी के बराबर है। तो ये जो लाइट आ रही है इस कोन पे फोर्स लगा रही होगी। तो पूछ रहा है कि ये लाइट इस कोन पे कितना फोर्स लगा रही है अगर एब्जॉर्बिटी 1 है, मतलब पूरी पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो फाइन फोर्स ऑन कोन बाय लाइट। तो फिर हम एब्जॉर्बिटी 1 है तो फिर वही काम करेंगे। फोर्स इक्वल टू आई ए परपेंडिकुलर अपॉन सी, लिख लिया। तो ए परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो कोन है ना, अगर ऐसा ऐसा कोन है यहाँ पे, तो जब तुम इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, तो कल्पना देखो एक ट्रायंगल नजर आएगा, एक ट्रायंगल नजर आएगा, और ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा ट्रायंगल नजर आएगा, ऐसा। मतलब ये अगर सही से देखोगे तुम, तो तुम्हें ये ट्रायंगल कुछ ऐसे नजर आएगा, इस तरीके से। ये ट्रायंगल बन गया। और ये जो ट्रायंगल है, जब इधर से देखोगे तो ये ट्रायंगल का बेस ये है, बेस है। अब बेस का लेंथ पता है 2r नजर आएगा, 2r नजर आएगा, और ये हाइट ना h नजर आएगी। ये पूरा मतलब ना, ये इस प्लेन में आएगा, इस लाइट के परपेंडिकुलर, इस लाइट के परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल तुम्हें दिखेगा इस तरीके से, ऐसे। बट ये लाइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लाइट इधर से लाइट आ रही है, लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये वाला एरिया देखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो ये एरिया किससे आएगा, और ट्रायंगल ऐसे और कोन ऐसे है, तो जब इधर से देखोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा ना लाइट के। तो सही देखो, जैसे तुम्हें ट्रायंगल नजर आएगा, ऐसा ट्रायंगल। इसका ये 2r होगा और हाइट h होगा। तो तुम क्या लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू आई बाई सी, और परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला एरिया कितना बनेगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर एच अपॉन सी, एंड दिस इज आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं। ये है क्वेश्चन, नहीं है, इसको थ्योरी का पार्ट बना लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि एक सरफेस है जिसके एरिया ए है, उस पर लाइट ऑब्लिक इंसिडेंट कर रही है, ऑब्लिक किसी एंगल भी गिर रही है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो लाइट आ रही है उसका नॉर्मल सिंगल क्या है, थीटा है। लाइट का नॉर्मल सिंगल थीटा है। कह रहा है कि अगर एब्जॉर्बिटी 1 है तो बताइए फोर्स एंड प्रेशर ऑन सरफेस, इस सरफेस पे कितने का फोर्स लग रहा होगा, उसका प्रेशर कितना होगा। तो मैंने क्या किया, फिर वही हम लोग काम करेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई ए परपेंडिकुलर अपॉन सी, आई ए परपेंडिकुलर अपॉन सी। मतलब अब मुझे इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इस लाइट के परपेंडिकुलर आएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एरिया को भी एक तरह से वेक्टर की जैसा डील कर लिया जाता है। तो ये एरिया है ना, तो इसको ना ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखाते हैं इस एरिया, ताकि कंपोनेंट करना आसान हो। एरिया को ये जैसे दिखा दिया, और उसके बाद लाइट के डायरेक्शन को दिखा दिया जाता है, ऐसे दिखा दिया। एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल वर्टिकल थीटा है ना, तो वर्टिकल एंगल थीटा दिखा दिया जाता है, ऐसे दिखा देंगे। आप क्या करेंगे, लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाएंगे, लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाके ऐसे परपेंडिकुलर बना लेंगे इस तरीके से। लाइट के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर दिखा दिया, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, थीटा। तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस एरिया का वो कंपोनेंट निकालेंगे जो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर ये एरिया ए है तो ये क्या बनेगा, ए कॉस थीटा बनेगा, दिस इज ए कॉस थीटा। अगर लाइट ऐसे आ रही है, एकदम ऐसे दिखाया जाता है, ये एरिया है, इसको ए दिखा दिया, और नॉर्मल एंगल थीटा दिखा दिया, तो इस ए का सीधे ऐसे कंपोनेंट कर दो, तो ये बनेगा ए कॉस थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है ना इसका, दिस वन इज ए कॉस थीटा। उठा के यहाँ पर रख दो, आ गया फोर्स वैल्यू कितना, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, एंड दिस इज आंसर। एक और चीज, अगर मैं वेरीफाई करूं नॉर्मल इंसिडेंस में, तो यही चीज नॉर्मल इंसिडेंस कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। अगर इस सरफेस पे कोई कहता है नॉर्मल इंसिडेंस वाला बता,
तो थीटा 0 होता तब तो नॉर्मल बनता। प्रूफ करके देखो आ जाएगा, इसमें वेरीफाई करो, थीटा पे 0 प्रेस करो तो कितना आ गया, cos 0 इज 1, IA/c आ गया इसका। ओके, अब एक चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया अभी भी। क्या करेंगे, इस एरिया को एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, लाइट रेज का डायरेक्शन दिखाएंगे, नॉर्मल एंगल दिखाएंगे, फिर इस एरिया का लाइट रे के नॉर्मल एंगल दिखा देंगे, फिर इस एरिया का इधर कंपोनेंट कर देंगे, उठा के प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट आता है डायरेक्शन की, कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, इसको ये दिखाया, लाइट रेज अगर ऐसे आके अब्जॉर्ब हो गई ना तो मोमेंटम एंगल में दिए ना, मोमेंटम ऐसे दी नहीं है, ऐसे लाइट रेज आ रही है, और अगर ऐसे अब्जॉर्ब हो रही है तो फोर्स ऐसे ही लगेगा। अगर कोई पत्थर, मान लो मेरा हाथ, तो कोई पत्थर ऐसे आके ऐसे धंस गया तो फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम ऐसे ट्रांसफर किया है, एक डायरेक्शन मोमेंटम दिया है, तो मोमेंटम जिस डायरेक्शन देगा फोर्स उधर ट्रांसफर होता है। और ये रफ सरफेस है इसलिए एब्जॉर्ब हो गया, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तब लाइट रेज ऐसे आती फिर ऐसे जाती, या पार्टिकल को ऐसे फेंकते तो फिर ऐसे जाता। लाइट रेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकल फेंकते ऐसे तो ऐसे जाता, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तब। ये रफ है तभी जाके एब्जॉर्ब हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना कि लाइट रेज जिस डायरेक्शन में मोमेंटम ट्रांसफर करती है फोर्स उधर लगता है। तो इस लाइन को हम तुम लिख सकते हो कि फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन दैट डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन लाइट रेज प्रोवाइड मोमेंटम। लाइट applied force in that direction in which direction light provide momentum। ओके, तो देखो अब ये है, तो लाइट रेज एक एंगल पा रही है ना, लाइट रेज एक एंगल पा रही है, तो ये जो लाइट रेज है ना जो किसी एंगल पा रही है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन भी बेसिकली यही होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स आया ना यहाँ पे, ये फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो पूछे कि फोर्स वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो वैल्यू इज थीटा, दिस इज थीटा। तो फोर्स का तो आंसर ये तुम्हारा निकाल लिया। अब आता है प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी भी सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया से आता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेशर के लिए हमेशा फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लिया जाता। तो पूछे इस सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये जो फोर्स आ रहा है ना, इस फोर्स का तुम्हें ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये कंपोनेंट वो बताएगा कि कितना ज्यादा इस पे थ्रस्ट ऐसे दे रहा है, दिस इज द प्रेशर। तो प्रेशर इज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि प्रेशर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाई नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेशर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाई नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस। नॉर्मल अंडरलाइन, नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस, एरिया का कंपोनेंट नहीं होता है। देखो यहाँ पे मैंने एरिया कंपोनेंट किया था फोर्स निकालने के लिए, लेकिन प्रेशर निकालने के लिए हम लोग फोर्स का कंपोनेंट करेंगे। चलो तो क्या करेंगे, ये एफ है, इस एफ का वो कंपोनेंट, इस एफ का वो कंपोनेंट जो इस एरिया पे परपेंडिकुलर हो, मतलब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का फोर्स क्या आएगा, एफ का कॉस कंपोनेंट आएगा। तो आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई ए। अब इस एफ की जो वैल्यू यहां से आई है इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो, तो ये क्या है, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, और फिर कॉस और मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से तो ये जो है ये इस ए को कट कर देगा, तो क्या बनेगा, आई cos square theta upon c, and this one is answer। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कितना फोर्स लग रहा है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आई ए परपेंडिकुलर अपॉन सी से। आपको पूछेगा प्रेशर कितना है, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ एक बराबर है, ए है और ये भी हाइट ए है। इस क्यूब का मास m के बराबर है, ये किसी रफ सरफेस पर रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है, और इस पे लाइट रेज एक एंगल पे पड़ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो क्यूब है स्लाइड कर जाए सरफेस पे। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक बीडी बनाएंगे, इस क्यूब की बीडी बनाओगे ऐसे, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ऐसे दिखाओगे, इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखाओगे, और स्लाइडिंग के टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे दिखाओगे म्यू इनटू n का।
और जो लाइट रेज फोर्स लगा रहा होगा उसका डायरेक्शन तो यही होगा, इसी डायरेक्शन तो फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। एब्जॉर्बिटी 1 है ना क्वेश्चन, अच्छा एब्जॉर्बिटी 1 है, इसको साइड लेंथ करो तुम एल मान लो, ये साइड लेंथ एल है, एब्जॉर्बिटी को ए से रिप्रेजेंट करो 1, साइड लेंथ एल के बराबर है, एब्जॉर्बिटी 1 है, तो लाइट रेज ऐसे फोर्स लगा लेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पूरी पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो ऐसे फोर्स लगाएगी, और ये जो फोर्स होगा इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं इस पे दिखा दूं इस तरीके से, तो होनी चाहिए आई ए cos theta upon c. What is the theta? Theta is the angle with the normal. Theta is the angle with the normal. तो इस चीज को याद किया जा सकता है, ये थीटा इज द एंगल विथ नॉर्मल, ये याद कर सकते हो, इसमें थीटा इज एंगल विथ नॉर्मल, थीटा इज इंसिडेंट एंगल लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, थीटा इज इंसिडेंस एंगल ऑफ लाइट, लेकिन ये वैलिड किस केस में, ऑब्जर्विटी 1 के केस में वैलिड है, बस इसको ध्यान रखोगे बाकी चीजें हो जाएंगे। ये था, तो ये जो फोर्स आएगा, ये जो फोर्स आएगा, ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आई ए, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर ये लेंथ एल है ये भी लेंथ एल है, तो ये वाला एरिया किसके बराबर आएगी, एल स्क्वायर आएगी, तो आई एल स्क्वायर अपॉन सी, और ये आएगा कॉस थीटा, देखो एरिया इज एल स्क्वायर, अब पर एंगल इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एरिया क्या निकालोगे, एल स्क्वायर कॉस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे एल स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन सी, ये बन गया, और इसका नॉर्मल एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा है ना, तो यहाँ भी तो एंगल थीटा ही बनेगा, ये एबीडी बना दिया। अच्छा ये फॉर्मूला आगे रिपीट करो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिर उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब आ जाएंगे, तो ऑलवेज वैलिड कर लिखेंगे, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, या इसी पे काम करें ना, बैक पेज पे जाओ, जो मैंने याद करवाया था यही है ना, नहीं ये था, इसको तुम ऐसे कर लो, यही पे लिख लो आई ए कॉस थीटा अपॉन सी, वेयर थीटा इज इंसिडेंस एंगल, बस अब आगे इस पे बन गया डायग्राम, एबीडी बन गई। अब जस्ट स्लाइडिंग के टाइम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होगा, वर्टिकल फोर्स बैलेंस होगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करता है, इक्वेशन एक्स में लिखेंगे, तो इस फोर्स का एक्स काउंट क्या बनेगा, साइन बनेगा, तो क्या लिखोगे, आई एल स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन सी का साइन थीटा इज बैलेंस बाई म्यू एन, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इसका मैंने इस कंपोनेंट को इस म्यू एन से बैलेंस करा दिया, अब वाई में फोर्स इक्वेशन बैलेंस करेंगे, तो वाई में क्या बनेगा, एन बराबर एम जी नीचे की ओर है, और फिर क्या बनेगा आई एल स्क्वायर अपॉन सी, फिर कॉस थीटा का अगेन कॉस थीटा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इस एन को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी, इसको यहाँ पर रखो, एम जी इधर आएगा, इसको इधर भेजोगे, आई कॉमन निकल आएगा, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, फोर्स दिखाएंगे, एबीडी बनाएंगे, एक्स मिनट 40 करेंगे, वाई मिनट 40 करेंगे मिनिमम के लिए। अच्छा इसमें कोई कहता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो तुम क्या करते, यही जो लिखे हो ना, बैलेंस नहीं करते, लिखते क्या, आई एल स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन सी का साइन थीटा माइनस म्यू एन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और वाई में फोर्स बैलेंस कर लेते, एन उठा के फिर प्लेस कर देते, आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन और करता है, देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, ये देखना, ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ बी के बराबर है, और इस प्लेट का मास स्मॉल एम है, इससे एक रस्सी बांध के मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, रस्सी का लेंथ एल है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, और ऑब्जर्विटी 1 है, लाइट इंटेंसिटी आई, स्पीड सी है, लाइट इस पे टकरा रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग है, इस पे एक प्लेट है, इधर से लाइट टकरा रहा है, तो ये पहले प्लेट वर्टिकल था, जब लाइट टकराएगा तो ये प्लेट एंगल पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइट फोर्स लगा रही है, और जब फोर्स लगा रही है उससे एंगल पे आ जाएगा, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। इस प्लेट का मास स्मॉल एम के बराबर है, रस्सी का लेंथ एल है, साइड लेंथ बी, स्क्वायर प्लेट है,
कह रहा फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एंगल थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें ये मान के चला जाता है कि दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। डिफॉल्ट कैसे मानते हो कि लाइट इतना फोर्स थोड़ी लगा देगी कि पूरा एंगल डेविएट हो जाए। प्रैक्टिकल देखो तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसमें लिखा गया होता है, नहीं लिखा गया तभी हम लोग मान के चलते हैं। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन फाइंड टेंशन स्ट्रिंग एंड एंगल थीटा। क्या करेंगे, इसकी एबीडी बनाएंगे। जब एबीडी बनाओगे तो टेंशन टी तुम ऐसे दिखाओगे, और वर्टिकल एंगल थीटा आएगा, ये इसका वर्टिकल एंगल क्या आएगा, ये थीटा बनाएगा, और इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा। और ये जो लाइट का फोर्स है ना, लाइट का जो फोर्स इस पर आ रहा है, वो लाइट हॉरिजॉन्टल आ रही है तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लगाएगी, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लगाएगी। जब लाइट हॉरिजॉन्टल आएगी तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगी, और फोर्स कितना लगेगी, आई ए अपान सी। आई और ए पता है, पूरा पूरा बी स्क्वायर लिख लेंगे, पूरा पूरा बी स्क्वायर लिख लो, क्योंकि एरिया बी स्क्वायर बनेगी अपान सी। और इसलिए मैंने लिख लिया ना, परपेंडिकुलर एरिया नहीं लिखा, क्योंकि ये थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है तो तुम ये लिखोगे, और अगर कोई कहता है कि नहीं यार इस थीटा को भी काउंट करो, तो इसको क्या लिखोगे तुम, देखो ये एरिया ऐसे है ना, ये वाला एरिया जो बनेगी ए स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा एरिया बी स्क्वायर, और लाइट रेस कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो ये वाला एंगल कितना है, अब वर्टिकल एंगल थीटा है ना, इस लाइन की वर्टिकल एंगल थीटा है, इस लाइन का वर्टिकल एंगल थीटा है, देखो इस लाइन का वर्टिकल एंगल थीटा है, और लाइट रेस इधर से आ रही है। अब इस एरिया पे नॉर्मल दिखाना पड़ेगा, नॉर्मल इस एरिया पे, तो ये थीटा है, तो ये कितना आएगा 90, ये थीटा है ना, तो 90 बार थीटा, ये भी क्या आएगा थीटा। तो ये जो एरिया है इंसिडेंट एंगल थीटा हो गया ना, तो ये फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा आई बी स्क्वायर बाई सी इंटू कॉस थीटा, ये दिखा सकते हो। और देखो अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो कॉस थीटा 0 लिख सकते हो, तो अप्रोक्सीमेट आई बी स्क्वायर अपॉन सी लिख सकते हो, पर ठीक है ये बीडी ज्यादा बेटर है। अब फोर्स दिखा दिए, इधर का फोर्स दिखा दिए, टेंशन दिखा दिए, एमजी दिखा दिए, अब कंपोनेंट करके बैलेंस कर लेंगे। तो वाई कंपोनेंट बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा, टी का कॉस थीटा बराबर mg, एक्स कंपोनेंट बैलेंस करो, टी का साइन थीटा बराबर दिस, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू आई बी स्क्वायर कॉस थीटा अपान सी। आ गया। अब टी और थीटा निकालना था, बाकी सारे नोन है, मास इंटेंसिटी बी सब, तो दो इक्वेशन दो सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा। अब इसी में क्या करो तुम, इस इक्वेशन को, ठीक है एक टी अनोन है और एक थीटा अनोन है, एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन यहां से सॉल्व कर दोगे आंसर मिल जाएगा। अब वापिस उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, ये आ चुका है 2005 में आया था क्वेश्चन जेई में। इसमें क्या है कि एक प्लेट है, यहां से लेके यहां तक प्लेट है, प्लेट का टोटल मास स्मॉल है मान लो, प्लेट का टोटल मास स्मॉल है। तो इस तरीके से ये प्लेट है, इस तरीके से प्लेट है, और यहाँ पे एक्सिस है, और ये लेंथ 12 है और ये लेंथ L के बराबर है, ये लेंथ L है, ये लेंथ 12 है, और लाइट सिर्फ आधा रीजन में इधर से आके एब्जॉर्ब हो जा रहा है, टकरा रहा है। तो ये लाइट इसे फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो कह रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि लाइट रेस किस पे, ये प्लेट किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि इधर से लाइट फोर्स लगेगी तो गिर जाएगा, तो रोकने के लिए इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। कह रहा अगर सरफेस की एब्जॉर्बिविटी 1 है तो बताइए लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए ताकि ये प्लेट इक्विलिब्रियम पर है। फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे इसी तरीके से। तो इस डॉट को ऐसे दिखाया मैंने और ऐसे दिखा दिया। अच्छा ये जो एरिया है दिस इज एल स्क्वायर, जिसमें फोर्स लगा रहा है वो एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर है, तो जो भी फोर्स, इस लाइट फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बनेगा, लाइट फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बनेगा वो इस प्लेट का सेंटर होगा ना, इस प्लेट का सेंटर होगा। सेंटर का मतलब ये एल है तो इस एंड से L/2 दूरी पर होगा, मतलब ये जो आधा पार्ट है यहां से L/2 दूरी पे लाइट का फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिख रहा होगा, दिस इज L/2 डिस्टेंस। और इधर से अगर L/2 आएगा, इधर से अगर L/2 आएगा तो इधर से क्या आएगा 3L/2, क्योंकि 12 में से L/2 घटाओगे ना तो ये जो बनेगा दिस इज 3L/2 एक्सिस से, दिस वन इज द एक्सिस। और इस फोर्स की वैल्यू कितना लिखोगे, आई ए, एरिया क्या आएगा, ये L है, ये L है, दैट इज L स्क्वायर, आई ए स्क्वायर बाई सी, ये फोर्स दिख गया।
तो मैंने लाइट का फोर्स इस पे दिखा दिया, लेकिन इस पूरे प्लेट का जो मास है वो इस पूरे प्लेट के सेंटर पे काम करेगा ना। तो पूरे प्लेट का सेंटर कहाँ पे है? ये है, पूरे प्लेट का सेंटर ये है। तो mg तो यहाँ पे एक्ट करता नजर आएगा, मतलब mg यहाँ पे एक्ट करता नजर आएगा नीचे को, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? l के। तो दिस इज द एबीडी कंप्लीट हो गई कि पूरे रॉड पे, पूरे फ्रेम पे जो लाइट का फोर्स होगा इस पार्ट के सेंटर पे काम करेगा, क्योंकि इतने ही रीजन में काम कर रहा है फोर्स। तो जितने रीजन में फोर्स काम कर रहा है उतने ही सेंटर पे काम करेगा, और mg तो हर जगह है ना, तो mg पूरे के सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा। अब चूंकि ये प्लेट इक्विलिब्रियम पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या आना चाहिए? 0। तो टॉर्क बैलेंस कर लेंगे, तो आई एल स्क्वायर बाई सी इंटू परपेंडिकुलर दूरी 3l/2, इस फोर्स का इससे परपेंडिकुलर दूरी 3l/2, और mg का टॉर्क उल्टा सेंस में आएगा, तो माइनस mg इंटू एल इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, इससे से आई आ गया, एल से एल कट जाएगा, और आई की वैल्यू आएगी, दिस वन इज 2mgc डिवाइड बाई 3l स्क्वायर, एंड दिस वन इज आंसर। ओके, देखो तो अभी बढ़े जा रहे हैं। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल ऑब्लिक लिख रहे हैं, नॉर्मल ऑब्लिक, नॉर्मल ऑब्लिक इंसिडेंस विथ रिफ्लेक्टिविटी 1, रिफ्लेक्टिविटी 1 की स्टडी कर रहे हैं। ये नॉर्मल इंसिडेंस है, ये ऑब्लिक इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस में तो लाइट रे जैसे टकराई, टकरा के उसी रास्ते पर लौट गई, और ऑब्लिक इंसिडेंट लाइट रे जैसे आई, टकरा के ऐसे जा रही। तो सबसे पहले हम नॉर्मल इंसिडेंस डील करेंगे। तो इसमें क्या है कि लाइट रे जैसे आई, जिस स्पीड से टकराई उसी से वापस लौट गई, और रिफ्लेक्टिविटी 1 का मतलब जितनी एनर्जी आई है पूरी पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ भी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं है, जितनी एनर्जी आई है पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब ये है। तो अगर एक फोटॉन टकराया तो लौटेगा भी एक ही फोटॉन, तो है तो बिल्कुल वही, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि एब्जॉर्बिटी में क्या था, एब्जॉर्बिटी 1 था तब क्या था कि पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी, इसमें क्या जितनी एब्जॉर्ब उतनी रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक फोटॉन ने जो मोमेंटम ट्रांसफर किया, मैं पूछूं मोमेंटम ट्रांसफर बाय 1 फोटॉन, और ये इंटेंसिटी किसकी है? इंसिडेंट रेस की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इंसिडेंट रेस की है, तो रेस की इंटेंसिटी है। मोमेंटम ट्रांसफर बाय 1 फोटॉन, ये आएगा तुम्हारा h/λ का ट्वाइस बनेगा। क्यों बनेगा भाई? टक्कर के समय मोमेंटम किधर था? नीचे को, और h/λ, और टक्कर के तुरंत बाद मोमेंटम किधर हो गया? ऊपर को, और h/λ। तो कोई पूछे चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम उसका चेंज हो वही तो ट्रांसफर किया, जो मेरे पास पैसे का चेंज होगा वही तो मैं दूसरे को दूंगा। तो मोमेंटम चेंज वेक्टर क्वांटिटी है, तो h/λ जे कैप माइनस h/λ माइनस जे कैप, घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h/λ माइनस ऑफ माइनस h/λ, इट इज 2h/λ। बस एक फोटॉन ने 2h/λ मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया सरफेस को। अब नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो पर सेकंड होगा वो आ जाएगा पावर से। पावर क्या होगा? इंसिडेंट रेज की आई इंटू ए, पावर ऑफ इंसिडेंट रेज इज आई इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया इज द पावर ऑफ इंसिडेंट रे। इक्वल्स पे लिखेंगे dn बाई dt इंटू hc/λ। इससे क्या आ गया? dn बाई dt की जो वैल्यू आई वो आ गई IA/λ/hc, और जो फोर्स होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज फोर्स। फोर्स क्या होगा? एक फोटॉन के पास इतना मोमेंटम है और इतना मोमेंटम पर सेकंड, इतना फोटॉन पर सेकंड टकरा रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा फोर्स। तो दिस इज 2h/λ इंटू IA/λ/hc, h से h कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्या गया? 2IA/c, एंड दिस वन इज आंसर। यानी अगर नॉर्मल इंसिडेंस है और रिफ्लेक्टिविटी 1 है, रिफ्लेक्टिविटी 1 का मतलब एब्जॉर्बिटी 0, क्यों? a प्लस r प्लस t बराबर 1 होता है। ट्रांसमिटिविटी अगर नहीं दिया गया है तो डिफॉल्ट केस में इसको 0 मान लेते हैं, और अगर रिफ्लेक्टिविटी 1 है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी 1 दिखाई दे रहा है 1, तो अगर यहाँ पे 1 प्लेस कर दोगे, 1 प्लेस कर दोगे तो एब्जॉर्बिटी क्या आ जाएगी? इस 1 की वजह से 0। मतलब कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी पूरी पूरी क्या हो रही है?
ट्रांसमिट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ओके, तो नॉर्मल इंसिडेंस हो और रिफ्लेक्टिविटी 1 हो, तब कोई पूछे फोर्स कितना लग रहा है, तो आंसर क्या होगा, 2IA/c होगा, 2IA/c। अब हम लोग बात करेंगे 2IA/c। अब बात कर रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंस का। ऑब्लिक इंसिडेंस विथ रिफ्लेक्टिविटी 1, लाइट रेज ऑब्लिकली आ रही है, तो इसमें मोमेंटम ट्रांसफर की बात करता है। तो जब तुम इस पे मोमेंटम ट्रांसफर की बात करोगे ना, मोमेंटम ट्रांसफर की बात करोगे इस केस में, तो तुम क्या दिखाओगे, देखना इस केस में क्या होगा कि लाइट रे जो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, इधर का मोमेंटम ट्रांसफर h/λ करेगा, और जब वो इधर लौटेगा, लाइट रे जब ऐसे आएगी तो मोमेंटम h/λ लेकर आएगा, और जब इधर जाएगा तो h/λ लेकर जाएगा मोमेंटम, h/λ मोमेंटम लेकर जाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोमेंटम का चेंज कितना हुआ, तो ये वाला एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, तो मोमेंटम का चेंज डेल्टा पी वेक्टर लिखने जा रहा हूं, क्या करेंगे, इस h/λ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा, तो ये बनेगा h/λ, एंगल वाला साइन कहलाता है ना, तो बनेगा साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, h/λ कॉस थीटा। रुको, ये है मोमेंटम h/λ का, तो इस h/λ के दो कंपोनेंट है, एक ये है h/λ कॉस थीटा, और एक ये है h/λ साइन थीटा। सर हाँ सर स्क्रीन चली गई सर। तो ये जो मोमेंटम है ना h/λ का कॉस थीटा, एक ये बनेगा और एक बनेगा कंपोनेंट इधर, और जो फाइनल वाला है इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इधर कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा h/λ, एंगल थीटा है ना, तो बनेगा h/λ कॉस थीटा, और एक बनेगा ये वाला कंपोनेंट h/λ साइन थीटा। अब कोई पीछे मोमेंटम का चेंज बताए डेल्टा पी, तो इस फाइनल में से जब तुम इसको घटाओगे ना, इसको घटाओगे, तो जो x में मोमेंटम है, देखो x का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो जीरो आ जाएगा, लेकिन y का जो मोमेंटम है ना h/λ cos थीटा, यहाँ पे h/λ cos थीटा, ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे, जब चेंज करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो डेल्टा p जो आएगा ये h/λ cos थीटा का ट्वाइस आएगा, तो ये h/λ cos थीटा का ट्वाइस करोगे, यहाँ पे मैंने ट्वाइस कर दिया, देखा यहाँ पे मैंने ट्वाइस कर दिया, यहाँ पे ट्वाइस कर दिया, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रेस की जब लाइट की तुम बात करोगे यहाँ पे, ये तो ठीक है, अब ये dn/dt निकालना पड़ेगा, और एक और बात, जो भी फोर्स लगा होगा ना, जो भी फोर्स लगा होगा वो y की डायरेक्शन लगेगा, फोर्स अप्लाइड इन y डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि लाइट रे जैसे आ रही है, आप जा रही है ऐसे, तो मोमेंटम का चेंज y में हुआ है ना, तो फोर्स भी किधर लगेगा, y में लगेगा, फोर्स अप्लाइड इन y डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें पावर निकालना पड़ेगा, तो पावर क्या होगा, I इंटू ए परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइट रेज आ रही है, ये जो लाइट रेज आ रही है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इंक्लिनेशन एंगल थीटा है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना था, कॉस थीटा आया था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, IA cos थीटा अगेन लिखेंगे, प्रीवियस में बताया था, अगर इंसिडेंट एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल थीटा है, तो जो एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना था IA cos थीटा बना था, IA cos थीटा, तो इसको लिख लिया IA cos थीटा, तो यहां से क्या आएगा IA cos थीटा, ये थीटा लिख लो, फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे ये cos थीटा और ये cos थीटा दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा पूरा टर्म cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा एंड अप्लाइड फोर्स इज 2IA cos स्क्वायर थीटा अपॉन c, ऑब्लिक इंसिडेंस में। और वेरीफाई कर सकते हो नॉर्मल इंसिडेंट का, अगर थीटा की जगह पे ये थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे अगर जीरो प्लेस करोगे तभी तो नॉर्मल इंसिडेंस बनेगा, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जीरो प्लेस करो तो cos 0 1 हो गया, तो 2IA/c, यही तो प्रूफ किए थे हम लोग। इसका मतलब ये है कि मैं एक अलग से फॉर्मूला लिख सकता हूँ नॉर्मल सॉरी ऑब्लिक इंसिडेंस का, ऑब्लिक
ऑब्लिक इंसिडेंस, एक सेकेंड, मैंने ये लिखवा दिया, इसको ना एक तरह से याद कर लेंगे, सब में अब यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इस फॉर्मूले से काम चला सकते हो। ऑब्लिक इंसिडेंट विथ रिफ्लेक्टिविटी 1, लाइट रे जैसे गई ऐसे निकल गई, तो जो फोर्स लगेगा इस सरफेस पे, एरिया ए का है, सरफेस पे फोर्स लगेगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर परपेंडिकुलर हुआ था, हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल हो गया था। अब फोर्स वैल्यू क्या होगी, 2IA cos स्क्वायर अपॉन c बनेगी। और इस केस में ये जो लाइट ऑब्लिक इंसिडेंट विथ ऑब्जर्वेटिव 1, तो लाइट रे जैसे आ रही है, एरिया ये थीटा एंगल है, तो जो फोर्स होगा IA cos अपॉन c होगा, और जो एंगल आएगा नॉर्मल से वो थीटा बनेगा, इसी एंगल फोर्स ऐसे लगेगा। तो ऑब्जर्वेटिव 1 में फोर्स ऐसे ही लगेगा और रिफ्लेक्टिविटी 1 में फोर्स ऐसे लगेगा। इस दो चीजों को याद करना और इसी के साथ हमें क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन करता हूं, देखो एक मोस्ट जनरल क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक सरफेस है जिसका एरिया ए के बराबर है और उस सरफेस की ऑब्जर्विटी ए है, लिखा हुआ ए, ऑब्जर्विटी ए है, नॉट इक्वल टू 1, ऑब्जर्विटी ए है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इस पे एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई है और स्पीड सी है, इंसिडेंट एंगल थीटा पड़ रहा है, तो इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है और इस सरफेस से प्रेशर कितना है, तो मोस्ट जनरल है, इसे पता करना है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में काम करेंगे, ऑब्जर्विटी ये है और डिफॉल्ट केस में हम ट्रांसमिटिविटी 0 मानते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं a प्लस आर बराबर 1। तो रिफ्लेक्टिविटी किसके बराबर आएगी, a के टर्म में 1 माइनस ए हो गई। इसका मतलब ये है कि जितनी लाइट पड़ रही है ना, उसका जो ए पार्ट है, जितनी लाइट पड़ रही है, इस लाइट का जो ए पार्ट है एब्जॉर्ब हो रहा है, फ्रैक्शन होता है ना, एब्जॉर्बिटिव फ्रैक्शन इंसिडेंट एनर्जी का किसके साथ, एब्जॉर्ब एनर्जी के साथ, एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिव क्या है, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट पार्ट इज स्मॉल ए। तो मैं कह सकता हूं कि एनर्जी एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब लिखा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, दिस इज द पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब इज, अगर वो P1 है तो तुम क्या लिखोगे, I, अच्छा I इंटू जो भी पावर इंसिडेंट आ रही है, एक सेकेंड, जो भी पावर इंसिडेंस है उसका ए पार्ट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और पावर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड ये एब्जॉर्ब का पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड का पार्ट है, इट इज पावर इंसिडेंट इनटू रिफ्लेक्टिविटी स्मॉल और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 माइनस, इतना लिख लिया। अब हम दोनों का फोर्स अलग अलग निकालेंगे, दोनों का फोर्स अलग अलग निकालेंगे, एब्जॉर्ब का अलग, रिफ्लेक्टिविटी अलग, फिर जोड़ देंगे। तो इस डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये एब्जॉर्ब वाला पार्ट है और ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है। तो एब्जॉर्ब में कितना है, पी आई इंटू ए, तो जैसे इंटेंसिटी आई है ना, तो इसी को बोलते हैं ऐसे, कितनी इंटेंसिटी का फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया, तुम कहोगे सर आई इंटू ए, इंटेंसिटी का जो ए पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है और इंटेंसिटी का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कितना आ रहा है, आई इंटू आर, और आर किसके बराबर है, 1 माइनस ए के बराबर है ये, और ये एंगल क्या है, थीटा। मतलब आई इंटू ए पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और आई 1 माइनस ए पार्ट आके वापिस लौट जा रहा है। तो आप कोई पूछे फोर्स बताइए, तो ये वाला फोर्स, इस फोर्स को एब्जॉर्बिटी 1 है ना, इसको मतलब एब्जॉर्बिंग वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा एब्जॉर्बिंग वाला पार्ट है, तो इसका फोर्स तुम ऐसे दिखाओगे, ऐसे, और इस फोर्स क्या दिखाओगे, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी दिखाओगे, और नॉर्मल एंगल क्या दिखा दोगे, थीटा। तो ये वाला फोर्स तुमने इतना दिखा दिया, और ये रिफ्लेक्टिविटी ऑफ फोर्स तुम्हारा ऐसे लगेगा इस तरीके से, ये कितना होगा, आई, अच्छा एरिया, इसका एरिया कैपिटल है ना, तो कैपिटल मल्टीप्लाई होगा ना, फॉर्मूला क्या होता है, आई कैपिटल ए, अब आई का ये रिप्लेस होगा ना आई की जगह पे, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला था ना इसका, आई ए कॉस, तो आई इज रिप्लेस बाई दिस, आई इज रिप्लेस बाई आई इंटू स्मॉल ए, आई इंटू स्मॉल ए, तो वही है, आई इंटू स्मॉल से रिप्लेस कर दिया, तो ये फोर्स इतना आ गया। और ये जो फोर्स होगा कितना होगा, इट इज आई इंटू 1 माइनस ए,
मतलब यहाँ का आई रिप्लेस बाई दिस वन। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये था ना, दिस आई इज रिप्लेस बाई आई इंटू वन माइनस ए, फिर टू ए कॉस थीटा अपॉन सी, ये अलग से पड़ा रहेगा। तो टू ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, ये अलग से पड़ा रहेगा। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन दिस सरफेस। अब नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे, इसका इधर कंपोनेंट बनेगा जे कैप, इधर बनेगा आई कैप। तो अगर मैं ऐसे दिखा दूं कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, नीचे को वाई और हॉरिजॉन्टल एक्स है, तो एक्स का फोर्स तो यहां से आएगा, तो कंपोनेंट करो, ये वाला कंपोनेंट आई कैप बनेगा, ये वाला कंपोनेंट जे कैप बनेगा, और जे कैप इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी जे में आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई ए, और ये एक्स कंपोनेंट साइन बनेगा, साइन बनेगा, साइन बनेगा आई ए कैपिटल ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन सी आई कैप। और वाई कंपोनेंट कितना आएगा, इसका जो वाई कंपोनेंट बनेगा ये अगेन कॉस थीटा बन जाएगा, इसका कॉस थीटा बनेगा, ये बनेगा आई स्मॉल ए कैपिटल ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी प्लस, और ये वाई में पूरा ही है, इसको यहाँ पर रख ही दो, तो क्या बनेगा आई वन माइनस ए टू ए कॉस पर थीटा अपॉन सी। अब ब्रैकेट बंद, क्या लिख लेंगे, जे कैप, एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में कि फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं क्या चाहता हूं, प्रेशर चाहता हूं। अब कोई पूछे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, तो आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट कर देना, आंसर आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर, ये जो जे कैप है ये डिवाइड बाई टोटल एरिया, तो वाई का एफ वाई डिवाइड बाई टोटल एरिया, ये लिखेंगे। तो एफ वाई क्या है, जे का कोफिशिएंट है, रख दो यहाँ पे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो आई कैपिटल ए अपॉन सी कॉमन है, कॉस थीटा भी कॉमन है, जहाँ से क्या कॉमन आएगा, आई कैपिटल ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी कॉमन है, और ये वाला एरिया यहीं पे आएगा ही, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा, तो वहां से बचेगा स्मॉल ए, अब प्लस क्या आ रहा है, और ट्वाइस ऑफ वन माइनस ई कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा, बाकी तो बाहर आ जाएगा। ये से कट गया, इससे क्या आ गया, आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, ब्रैकेट में बनेगा टू माइनस दिस वन इज आंसर। ठीक है, अब देखो इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, कहां से, नॉर्मल इंसिडेंस होता है, नॉर्मल इंसिडेंस, तो थीटा क्या आता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री आता। और उस केस में अगर एब्जॉर्बिटी तुम 1 मान लो, एब्जॉर्बिटी 1 मतलब मैं चाहता हूँ एब्जॉर्बिटी 1, यही आंसर है तुम्हारा। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ फॉर्मूले, मान लो हम बात कर रहे हैं थीटा की वैल्यू 0 पे और एब्जॉर्बिटी 1 पे, स्पेशल केस ये वाला पुट करो, तो थीटा 0 पे आई अपॉन सी बनेगा, ये एक जगह पे 1 तो 2, तो आई अपॉन सी आ गया, तो प्रेशर आई अपॉन सी, तो फोर्स क्या होगा, आई अपॉन सी, होल्ड हो गया, तो वेरीफाई भी हो रहा। ओके, तो इतना है रेडिएशन प्रेशर के अंदर जो थ्योरी का पार्ट है, और क्वेश्चन भी यही सब होंगे, तो आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे।